नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज हम बात करेंगे कार्यक्रम में भारत की अंतरिक्ष यात्रा की, इसरो के अंतरिक्ष पथ की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद उम्मीदों का आकाश फैल गया है, विस्तार लगातार उसका होता जा रहा है। तो भारत ने दुनिया को बता दिया कि चांद हमारा है और अब सूरज की बारी है। इतना ही नहीं, इसरो ने तो इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। इधर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा प्रज्ञान रोवर जानकारी भेजना शुरू करेगा। उधर इसरो सूरज की ताकत का पता लगाने वाले मिशन में जुट जाएगा, क्योंकि सितंबर में आदित्य L1 को लॉन्च करने की तैयारी है। और भी कई तैयारियां हैं इसरो की, कई फ्यूचर प्लान्स हैं। इसरो के साइंटिस्ट इन पर लगातार काम कर रहे हैं और इन्हीं फ्यूचर प्लान्स के बारे में आज विस्तार से जानेंगे कि इस अंतरिक्ष पथ पर कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं और उनकी अहमियत क्या है भारत की इस अंतरिक्ष यात्रा में। वैज्ञानिकों की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे इन मिशन से देश दुनिया को क्या हासिल होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, लेकिन मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले इस अंतरिक्ष पथ से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Applauding. Let us all wait to hear from the Secretary, Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से चंद्रयान 3 के लैंडर ने जैसे ही चांद की सतह पर अपना कदम रखा, एक नया इतिहास बन गया। Let us all wait to hear from the Secretary, Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. चांद पर फतेह का नजारा देश ही नहीं दुनिया भर के मुल्कों ने देखा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। फिर क्या, देश में दिवाली जैसा माहौल हो गया, जगह जगह आतिशबाजी शुरू हो गई। सड़कों पर भांगड़ा, डांस और मस्ती करते लोगों की भीड़ उमड़ आई। ये उत्सव जैसा माहौल किसी एक शहर तक सीमित नहीं था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चंद्रयान 3 की कामयाबी का जमकर जश्न मनाया गया। इस बीच सफल लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने रहस्यों से भरे चांद की सतह पर अपना काम शुरू कर दिया है। प्रज्ञान रोवर अब अगले 13 दिन तक चांद की सतह पर जांच पड़ताल करेगा और चांद के एक एक रहस्यों से पर्दा उठाएगा। चांद की सतह से जुटाई गई जानकारियों को प्रज्ञान रोवर लैंडर की मदद से इसरो तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से इसरो ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, साथ ही देशवासियों को गर्व करने का मौका भी दिया है। और अब इसरो अपने आगे के मिशन पर जुट गया है। अगले महीने सूरज के बारे में जानने के लिए इसरो एक नए मिशन की शुरुआत करने वाला है। इस सोलर मिशन का नाम है आदित्य L1। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. We are planning to have a launch in the first week of September. Everything is going as per plan. आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। यानी तय है कि इसरो की उड़ान जारी रहेगी। उसकी फ्यूचर प्लानिंग में 6 बड़े मिशन शामिल हैं, जिनमें अब सबसे पहला नंबर है आदित्य L1 का। धीरे धीरे सफर गगनयान, मंगलयान 2 से होते हुए शुक्रयान तक जाएगा। यानी ऐसे कई मौके अभी आने बाकी हैं जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया को चौंकाएंगे और देशवासियों को गर्व करने का मौका देंगे। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं
अभी चंदा मामा अपने घर के। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. तो इसरो की भारत की अंतरिक्ष यात्रा तो बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी, कई दशक पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब इसमें नए नए मुकाम आ रहे हैं, नए नए पड़ाव आ रहे हैं और उम्मीदों का विस्तार लगातार होता जा रहा है और जो उम्मीद हम करते हैं उसको हासिल करने की दिशा में कदम भी मजबूती के साथ बढ़ाते हैं और लगता है कि हम तो कर लेंगे। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। सुरेश नायक जी, पूर्व ग्रुप डायरेक्टर इसरो के, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। मनीष पुरोहित, एक्स साइंटिस्ट इसरो, हमारे साथ मौजूद रहेंगे चर्चा में। नीरज लाडया जो कि एस्ट्रोनॉमर और सीईओ स्पेस आर्केड के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले मैं मनीष का ही यहां पर रुख करना चाहूंगा। मनीष, सफल लैंडिंग हो गई, तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई, अब लोगों के जहन में यह है कि अगले 13 दिन में क्या क्या होगा। शुरुआत यहीं से करते हैं, उसके बाद आगे के मिशन पे बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो पूरे देश को बधाइयां, रैदर मैं तो कहूंगा पूरी ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाइयां कि एक ऐसा रेयर फीट हमने अचीव किया है जिसके लिए काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही थी। हम चांद के सदर्न पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाए, पहला देश बना है भारत, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आगे क्या होगा? देखिए, अभी प्रज्ञान जो है वो लैंडर से बाहर निकला है जी। अब उसमें भी एक छोटा सा एक एस्पेक्ट बताता हूं। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसके लिए हमने तकरीबन 2-2.25 घंटा वेट किया। यानी लैंडर जब उसका टचडाउन हुआ उसके थोड़े समय बाद, तो एक जनरल ये क्वेरी हो सकती है कि ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आप जब लैंड कर रहे हैं और अगर आपको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, पावर अप आपने कर दिया, सब सिस्टम चेक कर दिया, तो वहां पर एक एस्पेक्ट है कि जो लूनर डस्ट है, अब उसको भी पढ़ने जा रहे हैं। तो जब वो रोवर 2-2.25 घंटे बाद बाहर निकला जी, अब वो चांद की सतह पे चलेगा और वो काफी धीरे चलेगा। वो चलेगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। उसके ऊपर 2 कैमराज लगे हैं। वो जो कैमराज हैं वो सारा उसको देखेंगे, जो 3D इमेजिंग करेंगे, वो 3D इमेजिंग करेंगे और वो जो 3D इमेजिंग है वो सारा डेटा प्रज्ञान विक्रम और विक्रम ग्राउंड स्टेशन पे देगा। ये कम्युनिकेशन होगा और फिर रोवर का पाथ डिसाइड होगा किधर जाने, क्योंकि वो देखेगा सामने क्या है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, तो इजी उसका मूवमेंट हो। वो जो विक्रम है उससे मान लीजिए जहां हमने लैंड किया वहां से वो 500 मीटर का एक घेरा है जिसके अंदर वो मूव कर सकता है। ये तो रही जो उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज की पार्ट है। अब एक्सपेरिमेंटल कैपेबिलिटीज क्या है? तो हम पढ़ने वाले हैं चांद के बारे में जी, चांद की जो मिट्टी है, उसकी जो धरती है उसके बारे में, क्योंकि चांद को माना जाता है कि वो एक म्यूजियम है अर्थ की हिस्ट्री का। यह माना जाता है कि जितना ज्यादा डिटेल में हम चांद को समझेंगे जी, हम उतना पीछे समय में जाके अपने सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश कर सकते हैं जी। हम उस पॉइंट से जाकर जहां पर एक वर्ड यूज होता है गैस नेबुला, मतलब जब कुछ भी ना बना हो और सब एक गैसियस स्टेट में हो, वहां पे सब कुछ है लेकिन ठोस प्लैनेट्स नहीं बने। तो जब वहां पर ये मान लीजिए जब सोलर सिस्टम बन रहा है, उससे जो प्रोसेस हुए जहां से फिर अर्थ लाइक प्लैनेट्स बने, जो बाकी प्लैनेट पूरा सोलर सिस्टम का डिजाइन हुआ, उन बारीकियों तक जाने की सोच है अभी जो हम करें, जो हम पढ़ने वाले हैं उससे। ये आपने बताया कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर लोगों के जहन में ये भी है कि 60 के दशक में मून मिशन की शुरुआत हो गई थी। सीरीज ऑफ मून मिशन है, अलग अलग देशों ने भेजे, अलग अलग देशों ने वहां पर अध्ययन किया। तो ये जो अध्ययन है, जो मौजूदा अध्ययन किया जा रहा है, और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि नई रेस चांद पर जाने की शुरू हो चुकी है। तो ये जो अध्ययन है, ये जो पिछले अध्ययन हुए हैं, क्या वो अपर्याप्त थे? ये चीजों को उससे आगे ले जाएंगे? ये कैसे रिडिफाइन करेंगे चांद को लेकर बातों को? देखिए, हमने जो कुछ भी किया था ना, जो पहले के जितने, चाहे अपन बात करें सोवियत्स की, अपन बात करें नासा की, अपन बात करें चाइना के जो चेंगे मिशन है, वो इक्वेटोरियल पार्ट जो है ना, वहां पे अच्छे से उसको एक्सप्लोर किया गया है। तो मैं जैसे इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूं। चांद के ऊपर लूनर क्वेक्स आते हैं, जो वो लूनर क्वेक्स में जैसे अपने भूकंप आते हैं वैसे, उनको रीड करने के लिए सिस्मोमीटर्स होते हैं, वो अपोलो मिशंस ने वहां पर लगाए थे। 1977 तक डिटेल में काफी उनसे इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन हमें पता चला कि पानी की पॉसिबिलिटी तो सदर्न पोलर रीजन में है। ये हमने डिस्कवर किया, ये 2008 में हमने बता दिया जी। और आप एक और चीज देखिए, हमने जितनी भी कोशिश करी है, हमने पॉइंट हमारा सदर्न पोलर रीजन रहा है जी, क्योंकि हमने बोला यार इक्वेटर पे सब उतर गए हैं, तो एक तो होता है भाई आप जाके आप भी डेमोन्स्ट्रेट कर दो, लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेट करना है तो चैलेंज भी रियल रखे। सिंबोलिज्म नहीं था, हाँ, कुछ अलग करना, कुछ था। नया करना, कुछ नया बताना, ये एक टारगेट था। तो अभी हमने ना वहां पर एक
बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एक सिस्मोमीटर का, इल्सा नाम है उसका, जी। जो वहां के उन क्वेक्स के बारे में पढ़ेगा जी। तो कुल मिला के ऐसा है ना कि पर्पस लेके गए हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये बताने कि हाँ हम उतर गए। चलिए सुरेश नायक जी का मैं यहां पे रुख करूंगा। सुरेश जी, इस सफल लैंडिंग को देखने के बाद अब लोगों के मन में एक इच्छा और जागृत हो रही है, वो ये कि भाई चांद को तो हमने छू लिया, लेकिन वापस आने की क्षमता ये हम कब तक विकसित कर पाएंगे, और उस दिशा में क्या प्रोजेक्ट्स की स्थिति क्या है, उस दिशा में हम कैसे कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात जो यहां पर ये आ रही है कि क्या हमारे मैन मिशन मून पर जा सकेंगे, उसमें कितना वक्त लग सकता है। हालांकि अभी मैन अंतरिक्ष मिशन की बात हो रही है, उसकी भी हम बात करेंगे, गगनयान की भी, लेकिन मून की अगर बात करें तो ये जो लोगों की उम्मीदें हैं, ये जो लोगों का भरोसा है, इस दिशा में कब तक हम पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अभी इस दिशा में जो अगले वाला मिशन इसरो का जा रहा है उसका नाम है गगनयान जी। क्योंकि हमको पहले अंतरिक्ष में मानव को भेजने की क्षमता सिद्ध करनी होगी जी। और वो हम काम करने का सोच रहे हैं गगनयान में। वो आदित्य L1 के बाद उसका एक्सपीडिशन शुरू होने वाला है। ओके, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ जब आप मानव अंतराल वीरों को, अंतरिक्ष वीरों को वहाँ भेजना चाहते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और कंप्लीटली सेफ ऐसा होना चाहिए। वो मैं उदाहरण देता हूँ कि जब हम विमान से जाते हैं तो विमान की रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उसी तरह हमारे स्पेस क्राफ्ट और लॉन्च व्हीकल दोनों की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और अभी हमने जो चंद्रयान 3 में अग्निबाण यूज किया है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, वो तो हमने पहले ही उसकी योजना करके वो मैन रेटिंग के लिए योग्य बनाया है, तो उसमें ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी बाकी काम जो है उसकी जांच करके हमें वो बहुत ही अतिरिक्त भरोसा लेना है कि वो भी काम कर रहे हैं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, जब हमें ह्यूमन मिशन बनाना पड़ता है तो अंतराल वीरों के लिए हमें ऑक्सीजन, वाटर, उनका खाने का इंतजाम और एयर कंडीशनिंग स्पेसक्राफ्ट के अंदर, ये तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो इन सुविधाओं को बोलते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब तो आप सुरेश जी ये कह रहे हैं कि चाहे मसला चांद पर जाकर वापस सुरक्षित आने का हो, ये चाहे मैन मिशन भेजने का हो, उसके बीच का एक पड़ाव गगनयान है, और गगनयान अगर हम सफलतापूर्वक इस मिशन को पूरा कर लेते हैं तो उस दिशा में हमारा अगला कदम बढ़ जाएगा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आप जो बोल रहे थे कि अंतरिक्ष से वापस आने का अभियान, तो हमने पहले ही वो सिद्ध कर दिया है हमारी अपनी क्षमता को। इसरो ने वो एक्सपेरिमेंट करके वो जो तंत्रज्ञान है वो आत्मसात किया है, जिसके लिए और ज्यादा अभी काम होगा वो गगनयान में। गगनयान को भी हमें वापस लाने का है, तो वहां वो फिर एक दफा सिद्ध होगा। वो तो पहला पड़ाव है। उसके बाद हमें जब चांद तक मून को अंतराल वीरों को भेजना जरूरी पड़ता है ना, जब हम प्लान करते हैं तो वहाँ ज्यादा फिर और रिस्क होती है, क्योंकि थोड़ा रेडिएशन होता है। वो रेडिएशन प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि थोड़ा लंबा सफर होगा वो, और वो उसके लिए रेडिएशन जो होता है, सोलर रेडिएशन, बहुत ही हार्मफुल होता है। तो उसके लिए भी हमें योजना करना पड़ेगा और डिजाइन करना पड़ेगा। और इस तरीके के जो ज्यादा तंत्रज्ञान के पहलू है वो हमें विकसित करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम हमारे अंतराल वीरों को चांद पर भेज सकते हैं और उनको वापस लेके आ सकते हैं। जी सुरेश जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं सीधे इस समय नीरज जी का यहां पर रुख करूंगा। नीरज जी, अब जो नियरेस्ट मिशन हमारा आ रहा है, सबसे करीबी जो मिशन है, उसके बारे में अभी तक की योजना के मुताबिक अगले महीने हम उसको भी देखने वाले हैं, और वो है
सूरज से जुड़ा मिशन आदित्य L1। ये मिशन क्या है और ये जो आदित्य L1 है जो हमारा मिशन होगा, ये कहां पर इसको स्थापित होगा, इसका काम क्या होगा? जी, पहली बात तो मुझे बहुत ही धन्यवाद आपका, और आई एम विद सच एस्टीम गेस्ट, और बहुत ही अच्छा लगा मनीष जी को सुन के और सुरेश जी को सुन के, और बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले हमें कि गगन हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान वहाँ क्या करेगा और हमारा गगनयान किस स्टेट में है। वैसे ही अब हम जैसे नया मिशन जो सितंबर फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला है, जो है आदित्य L1। अब आदित्य L1 मिशन देखिए अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज है जिसने ऐसा सोचा है कि आप सन पे भी रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि देखिए सब कुछ पृथ्वी पे जो भी है सब कुछ सूर्य की वजह से चल रहा है। हमारी जिंदगी, पैर, हम नदियां बोले, पानी बोले, सब कुछ, एवरीथिंग इज ड्यू टू सन। तो उसकी रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने इसके लिए एक कदम उठाए, जस्ट नॉट कि हम एक स्पेस पावर की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करना, वो तो एक रीजन है, बट हमें ह्यूमन काइंड मतलब सभी के लिए वर्ल्ड वाइड, जैसे कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, हमें सबके लिए एक ऐसा डेटा कलेक्ट करना है ताकि फ्यूचर के मिशन हो या हम हमारी जो भी तरक्की हो, कभी हम कोई कॉलोनी बनाए मून पे या कभी कॉलोनी मार्स पे बने, सब कुछ सन पे डिपेंड करेगा। तो उसकी वजह से आदित्य L1 का जो भी डेटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मनीष जी ने बताया कि आदित्य L1 का डेटा सन की कोरोना को स्टडी करेगा, और कोरोना को स्टडी करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत कम जानते हैं हम कोरोना के बारे में। सन का कोरोना बहुत मिस्टीरियस है और बहुत ही कम जानते हैं। तो पहले सबसे पहले जो आदित्य डिजाइन हुआ था, जहां तक मुझे पता है, आदित्य मिशन आदित्य L1 नहीं बोलते थे, उससे आदित्य बोला जाता था, क्योंकि वो उसकी जो ऑर्बिट डिसाइड हुई थी दैट वाज जस्ट ये पृथ्वी के चक्कर करेगा, ऑर्बिट करेगा, दैट वाज अराउंड 300-400 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। लेकिन उसको और चैलेंजिंग बनाया गया ताकि वो मिशन जो है वो यहां ना हो, एक L1 जिसे हम कहते हैं लेग्रांजे पॉइंट, L1 पे जाके उसे एस्टैब्लिश किया जाए, जो पृथ्वी से ऑलमोस्ट 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो 15 लाख किलोमीटर दूर वो स्पेसक्राफ्ट यहां से ट्रैवल करेगा और वहां जाके वो एस्टैब्लिश होगा। अब वही पॉइंट क्यों चूज किया गया है? क्योंकि उस पॉइंट पे जो हमें सन की रेज मिलती है वो डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस मिलती है, और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी हम शैडो वाले रीजन में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, वो एक हमारे लिए बैलेंस्ड, हम इसे कहते हैं कि वहां पे कोई भी तरीके का स्पेसक्राफ्ट जो रहेगा वो बैलेंस पोजीशन में रहेगा, अर्थ से भी और सन से भी। इस बैलेंस पॉइंट को हम कहते हैं लेग्रांजे पॉइंट, जो कि L1 में है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा सोलर मिशंस वर्ल्ड में लॉन्च किए गए हैं वो मैक्सिमम L1 पोजीशन पे एस्टैब्लिश किए गए। मैं आता हूं आपके पास, नीरज, मैं आपके पास आता हूं। मैं इस समय का फिर से मनीष का यहाँ पे रुख करना चाहूँ। मनीष, 2-3 बातें। जहां तक सन मिशन की बात आती है, यानी कि सूरज से जुड़े हुए मिशन है, उनका भी शुरुआत 60 के दशक में लगभग हो चुकी थी, और जहां तक जानकारी है 20-22 मिशन शायद अब तक जा चुके हैं। तो उन्होंने जो स्टडी की है और हम जो स्टडी करने वाले हैं, इसका बेसिक डिफरेंस क्या होगा? हम क्या कुछ अलग, क्या नया करने वाले हैं? पहली चीज, इस पूरे मिशन के दौरान एक हॉलो ऑर्बिट की बात भी सामने आ रही है कि हॉलो ऑर्बिट क्या है, और जिन रेज की बात अभी नीरज कर रहे थे, वो पूरा जो हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रभावित करता है, उन रेज की स्टडी से हम हासिल क्या करेंगे? देखिए, एक कैरिंगटन इवेंट नाम का इतिहास में एक ऐसा इवेंट दर्ज है, ये 1843 ऐसे कोई टाइम का है, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है। सूरज को गुस्सा आया। ये सूरज का एक नॉर्मल बिहेवियर, हर 11 साल में उसकी एक साइकिल आती है। वहां पर वो सोलर फ्लेयर्स को फेंकता है। वो सोलर फ्लेयर्स मतलब फ्लेयर्स है, सिंपल, मतलब सूरज तो खुद एक अपन मान लो आग का गोला है, और वो फ्लेयर्स को फेंक रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, वो बहुत बड़ा है। तो वो जो फ्लेयर्स निकलती हैं, अगर मैं अर्थ को डॉट दिखाऊं तो वो फ्लेयर्स ही हैं, लेकिन क्या ना डिस्टेंस अर्थ का ज्यादा है। तो कैरिंगटन इवेंट हुआ था, तो जब वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स वगैरह सब पहुंचे थे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें बचाता है सूरज के उस हाई एनर्जी पार्टिकल से। अगर आप देखें तो अपने ऑरोरा, नदन लाइट्स है ना, आसमान में अलग अलग रंग दिखते हैं, नदन लाइट्स कहते हैं, ऑरोराज कहते हैं जिनको,
वो कारण ये है कि वो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स है अपना मैग्नेटिक फील्ड उनको उस रीजन में ले आता है और कुछ को तो वो गाइड कर देता है कि अर्थ को डिस्टर्ब नहीं। पार्टिकल्स का भी अध्ययन हुआ, फंस कैसे जाते हैं, वो फंसते कहते हैं, वो आ कैसे रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन को मुझे पढ़ना है। अब आपने पूछा अलग क्या है जी। आदित्य मिशन जो है वो सूरज के दोनों हिस्सों को देखेगा एक साथ। सूरज का एक हिस्सा जो है वो लाखों केल्विन पे है, एक हिस्सा कुछ हजारों केल्विन पे है। वो दोनों को साथ में देखेगा कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, वो कंटिन्यूअसली देखेगा। उसके अलावा और भी मतलब एक्सपेंडेड वर्जन है, क्योंकि आदित्य और आदित्य L1 में बड़ा डिफरेंस किया गया है जी। अब हैलो ऑर्बिट आप बोल रहे थे, ये एक फिजिक्स का जादू है। देखिए यहां सूरज है, यहां धरती है, हम धरती से चलेंगे, सूरज मैसिव है, इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। तो हम जब 15 लाख किलोमीटर वाला वो डिस्टेंस कवर करेंगे तो हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पर सूरज भी खींच रहा है, धरती भी खींच रही है, हम बैलेंस हो गए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है हाँ। प्रॉब्लम ये कि बैलेंस तो हो गए लेकिन आप वहां रुके हुए नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। तो अगर आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म घूमा तो मेरे पे एक और फोर्स लगेगा जो मुझे गिराना चाहेगा। तो अब क्या करा जाता है ना, एक वो जो पॉइंट है ना वहां पे कुछ भी नहीं हो, खाली पॉइंट है। अब उस पॉइंट के चारों तरफ आदित्य घूमेगा, तो उसको लगेगा कि वो इस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वो जो घूमेगा वो इसलिए घूमेगा कि एक धागा इधर बंधा है जिधर सूरज उसको खींच रहा है, एक धागा इधर बंधा है, धरती खींच रही है, और वो उसको यूं घुमाए जा रही है और वो सब साथ में घूमेगा। और ये बहुत बड़ा ऑर्बिट होता है जी, ये लाखों किलोमीटर के रेडियस का ऑर्बिट होता है जी। ये है हॉलो ऑर्बिट, और ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता, ये इसको लिसैजियस फिगर कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ होता है। तो वहां पर रखेंगे, स्टेबिलिटी मिलती है। अगर अपन इसका कंपैरिजन देखना चाहें तो एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जी, जो एक लैग्रेंजे पॉइंट पे, लेकिन वो दूसरी साइड है क्योंकि उसको डीप स्पेस को पढ़ना है जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो अब तक जो सन मिशंस गए हैं उनसे आगे हम कुछ बताने वाले हैं। टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व होती है तो हमारे पास बेटर सेंसर्स आ जाते हैं जी जी, हमने एक्सपेंड कर दिया। मंगलयान का सर दूसरा मिशन भी लॉन्चिंग के लिए तैयार है, बहुत जल्द ये भी लॉन्च हो जाएगा आने वाले दिनों में। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो हमारा मंगलयान 1 था, मंगलयान 2 है, इसमें क्या डिफरेंस है और इसका कार्यक्षेत्र क्या रहेगा? मंगलयान 2 जो है वो भी ऑर्बिटर रहेगा जी। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चंद्रयान 3 में जैसा प्रयोग किया हमने वो रोबोटिक लैंडिंग करने का, उस तरीके का प्लान अभी तक नहीं है। अभी सिर्फ जो प्लानिंग चल रहा है वो ऑर्बिटर का है। लेकिन हमें पहले मंगलयान 1 में जो पेलोड इंस्ट्रूमेंट भेजे थे वो बहुत ही कम थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 किलो वजन का कैपेसिटी अवेलेबल था। लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा ताकतवर ऐसा लॉन्च व्हीकल है LVM-3। मंगलयान 1 में हमने PSL भी यूज़ किया था क्योंकि उस टाइम LVM-3 अवेलेबल नहीं था। अभी LVM-3 4 टन तक वजन लेके जा सकता है, इसलिए हमारा जो पेलोड का वजन है, सैटेलाइट का वजन है ना, वो अभी अवेलेबिलिटी है, उसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। तो इसलिए हमें वहाँ ज़्यादा रिसर्च करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। इसी का उद्देश्य है मंगलयान 2 का। और अभी तक काफ़ी काम हो रहा है, अलग अलग संस्थाओं से प्रपोजल मंगवाने का कि क्या क्या रिसर्च वो कर सकते हैं, और उसके बारे में वो जो इंस्ट्रूमेंट है उनको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो ऑर्बिटर होगा और लैंडिंग। सुरेश सर, लाइफ स्पैन क्या है इसका? लाइफ स्पैन वैसा ही रहेगा जैसे मंगलयान 1 का था या उससे ज्यादा? अभी देखिए मंगलयान 1 में ऑर्बिटर का जो मिशन था उसका पहले डिक्लेयर्ड लाइफ टाइम था 1 साल, लेकिन 7 साल तक उसने काम किया जी। तो मंगलयान 2 में भी मुझे तो लगता है कि वो काफी साल काम करेगा, और कम से कम 5 साल तो काम करेगा ही। चलिए मैं नीरज जी का यहाँ पे फटाफट रुक करूंगा। नीरज जी, बात गगनयान की हो रही है, मंगलयान की हो रही है, चंद्रयान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली, शुक्रयान की भी बात कर लें, पृथ्वी की बहन कहा जाता है वीनस को। इस मिशन को भविष्य के अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के नजरिए से कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं और क्या खास इसमें रहने वाला है? जी एक्चुअली हाँ, बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि वीनस भी एक ऐसा प्लैनेट है, शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जो कि हमें अभी तक बहुत समझ नहीं आया, और बहुत कम मिशंस गए हैं शुक्र पे भी, तो हमें उसे भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर हम पूरे सौर मंडल को समझना चाहते हैं।
और क्योंकि जो वीनस प्लैनेट है वो सबसे गर्म है, ठीक है, और सन के बहुत पास है, तो उसका जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का या उसके सरफेस का वो बहुत ही अलग है, तो हमें उससे जानना बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली हम सीधे लैंडर नहीं भेजने वाले कि वहां कुछ लैंड होगा। सबसे पहले जैसे हमने मार्स पे एक ऑर्बिटर भेजा, चंद्र पे भी ऑर्बिटर भेजा, तो हम सबसे पहले शुक्रयान भी एक ऑर्बिटर ही रहेगा और वो उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। उसके सतह को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, तो जितना हम उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाएंगे तो मे बी कभी फ्यूचर में हम शुक्रयान 2 या 3 भेज पाएंगे, तो उसके अंदर हम उसे एक लैंडर भी भेज पाएंगे ताकि उसकी सतह को हम स्टडी कर पाए। चलिए, तो ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट जी, मैं सीधे अब मनीष का फटाफट रुख करूं। मनीष, अब 2 मिशन और हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। फटाफट आपसे चाहेंगे कि क्रिस्प जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे पाएं। एक है निसार, जो कहा जा रहा है कि इसरो और नासा दोनों मिलकर इसमें काम करने वाले हैं, और एक है स्पेडएक्स। सबसे पहले मैं निसार के बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, निसार एक ऐसा मिशन है जो ये बता रहा है कि नासा भी बिलीव करता है कि हमारे लॉन्च व्हीकल में दम है। क्रिस्प एकदम। तो हम हैं, मतलब ऑप्शंस बताओ। इसरो, ठीक है। स्पेडएक्स ये बता रहा है कि हम हमारा स्पेस स्टेशन बनाएंगे जी। 2 सैटेलाइट्स हैं, अलग अलग ऑर्बिट में जाएगी और वो दोनों स्पेस डॉकिंग बताएगी। स्पेस डॉकिंग मतलब सीधा हिंट कि देर सवेर हमारा एक स्पेस स्टेशन होगा, क्योंकि वहां पे डॉकिंग की जरूरत है जी। तो इसरो ने खुलकर, मैं माफी के साथ बीच में रुकूं, मतलब डॉकिंग मतलब कि 2 चीजों को जोड़ना, स्पेस में जुड़ना है। अब ये ऑटोनॉमस होगा जी। मतलब ये देखिए, ऐसा हुआ कि मान लीजिए हमने स्पेस स्टेशन बना लिया जी, हमने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा, क्रू गई हमारी, तो वो जब जाएगी वो एक क्रू मॉड्यूल में जाएगी। वो क्रू मॉड्यूल जब वहां पहुंचेगा फिर उसको जुड़ना होगा। एक लैच मैकेनिज्म होता है। अब लैच मैकेनिज्म होगा और वहां पर कंडीशंस कैसी होंगी, जैसी धरती की हैं जी। तो आप यहां से गए हैं, वहां पर आपका लैच मैकेनिज्म होगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, हम पहले इसकी टेस्टिंग करिए। पहले से प्रपोज्ड है, अगले साल शायद हो सकता है, मतलब प्रपोजल ये कि अगले साल इस वक्त जी हम डिस्कस कर रहे हो जी। और निसार की सबसे खास बात ये कि इसरो ने एक बहुत ही, है ना, एक अपना इंटेंट क्या दिखाया है। अभी मिशन लॉन्च अगले साल है। उन्होंने बोला है कि जो डेटा मिलेगा आप आइडिया दे सकते हैं। मतलब मैं सबको बता रहा हूं, ये प्रपोजल इसरो ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाला हुआ है। इफ यू हैव सम ब्रिलियंट आइडिया दैट हाउ यू कैन यूज उस डेटा को जो निसार से मिलेगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार से जी, तो उन प्रपोजल्स के लिए इसरो ने बोला ओपन है, बताइए, और अगर अच्छा आइडिया है कंसिडर होंगे जी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे मनीष, वो ये कि हर चीज का अपना एक डायनामिक्स होता है। हम चाहे बात किसी भी क्षेत्र की कर लें, उसका एक इकोनॉमिक डायनामिक्स होता है। अब जिस तरीके से स्पेस में प्राइवेट प्लेयर्स की, सरकारी प्लेयर्स की रुचि बढ़ती जा रही है, इसका इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, कितना बड़ा ये क्षेत्र है और वहां पर हम आने वाले दिनों में कहां स्टैंड कर सकते हैं? बहुत, ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि इतना सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं। टोटल जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है ये 500 बिलियन यूएसडी की है जी। हमारा हिस्सा 2% है। हमें 2030 तक 9% जाना है, तो अकेले कैसे जाएंगे? वी नीड सपोर्ट, हमें थ्रस्टर्स चाहिए जी। ये प्राइवेट वाला जो पार्ट है ना, जो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है सबसे ज्यादा बिजनेस यहां है। इसके लिए हमारे पास प्रूवन टेक्नोलॉजी है। हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर दिख रहा है हमारे को स्पेस एक्स है, क्योंकि वो तो एक महीने में 6 से 7 लॉन्च कर रहे हैं। हम तो नहीं कर पा रहे हैं, क्या करेंगे? तो हम प्राइवेट प्लेयर्स को चाह रहे हैं कि भाई हम टेक्नोलॉजी देंगे जी, हमारी मदद लो, एक्सपर्टीज है, आप बनाओ, लॉन्च करो, हमें इस मार्केट में ले आओ, क्योंकि हमें 2030 तक 9% को कैप्चर करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसरो अभी जो कर रहा है वो एक किस्म का इन्वेस्टमेंट है और आने वाले दिनों में इसके फ्रूट्स हमें मिलेंगे। और इस बिजनेस प्लान का सबसे बड़ा एग्जांपल है, हम बोलेंगे देख लो हमारा चंद्रयान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, सुरेश सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंतरिक्ष पथ इसरो का बिल्कुल साफ है और उस पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ना है, यही हमारी दुआ है। कार्यक्रम में आज इतना ही।